नमस्कार, आप सभी का नॉलेज विंग्स में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक समसामयिकी का एक सीरीज तैयार किया हूं, जिसका वीडियो इस चैनल पर प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे तक अपलोड करने का प्रयास करूंगा। आज इस सीरीज का यह पहला वीडियो है, जिसे आप सब अभी देख पा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अंत में यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। यह वीडियो लेट से आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूं, पर अगले रविवार से यह वीडियो जो है समय पर मिल जाएगा। वीडियोस दो पार्ट में रहेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी को कवर करेंगे, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के जो पोर्शंस हैं समसामयिकी के साप्ताहिक रूप से, उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी सिर्फ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी को देखना चाहते हैं वो बाद वाले वीडियो को, अगले जो टाइमिंग रहेगी उसको स्किप कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो करंट अफेयर्स था वो चुनावी उद्घोषणा को लेकर के है, जो कि हाल ही में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के लिए चुनावी मतदान तिथि की घोषणा कर दिया। साथ ही साथ उसके जो मतगणना के साथ साथ रिजल्ट जो जारी होंगे उसके लिए भी जो है तिथि जारी कर दी है। तो मुख्यतः 4 दिवस को चुना गया है, जिसमें 7 नवंबर, 17 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर, ये 4 दिवस चुना गया है मतदान के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं 7 नवंबर को कहाँ कहाँ मतदान होना है। तो 7 नवंबर में मिजोरम में मतदान होना है, जो कि केवल एक ही दिन का ही होगा पूरे मिजोरम राज्य के लिए। उसके साथ साथ फिर छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर को है, लेकिन याद रखिए छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगी। ठीक है, याद रखिए 2 चरणों में मतदान होगी, एक 7 नवंबर और दूसरा 17 नवंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, मतदान की तिथि 17 नवंबर को निकल करके आया है। देखते हैं राजस्थान के लिए जो मतदान की जो तिथि है वो 23 नवंबर की है, यहाँ भी एक दिन का ही होगा पूरे राज्य में। और उसके बाद फिर तेलंगाना के लिए 30 नवंबर को, सबसे अंतिम में तेलंगाना के लिए है 30 नवंबर 2023 को, जो कि पूरे राज्य के लिए एक ही दिवस पर मतदान होना है। अब फिर यहाँ देख लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। ये तो हो गई मतदान की दिवस, और मतगणना की जो तिथि है वो है 3 दिसंबर, जो कि सभी राज्यों के लिए, पूरे 5 राज्यों के लिए एक साथ मतगणना होगी। तो याद रखिएगा इसी दिन ये क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी को बहुमत मिला है। बहुमत से हम लोग देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीट कितना है, तो 90 सीट है, जिसमें 46 जो सीट होगी वो बहुमत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीट है, जिसमें बहुमत के लिए 116 सीट की जरूरत पड़ेगी। और राजस्थान में 200 सीट है, 200 सीट में 101 सीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मिजोरम है, मिजोरम में 40 सीट है, 40 सीट के लिए जो बहुमत का आंकड़ा रहेगा वो रहेगा 21। तेलंगाना है, तेलंगाना में बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए जो है 60 सीट की जरूरत पड़ेगी। तेलंगाना का कुल विधानसभा सीट जो है 119 है, याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ याद रखिए, देखिए सबसे ज्यादा विधानसभा सीट जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें, देखिए सबसे ज्यादा सीट कहाँ है, एमपी में है, याद रखिएगा 230 सीट, और सबसे कम मिजोरम में केवल और केवल 40 सीट। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं बूस्टर क्या है। आज का बूस्टर जो है, मैं प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और बूस्टर लेने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग उसका जरूर एंजॉय कीजिए। तो देखिए सीईसी की स्थापना, यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, यह ऑफिशियली था 25 जनवरी 1950 को यह जो है स्थापना हुआ। एक बात और याद रखिए, जो निर्वाचन आयोग है यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है, ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, स्थायी व स्वतंत्र, याद रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि स्थायी और स्वतंत्र है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो होती है आर्टिकल, संविधान की आर्टिकल जो होती है 324 के तहत होती है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें उसके नियुक्ति है, उसके पद मुक्ति है और उससे रिलेटेड उनके कार्य है, इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं सबसे इसके आगे क्या है। विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित उपबंध बनाने की शक्ति जो है भारतीय संसद को होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि संविधान की अनुच्छेद 327 के तहत प्राप्त होती है, केवल और केवल भारतीय संसद को प्राप्त होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत के सबसे तेज धावक जो हैं, इसके बारे में बहुत ही चर्चित हैं, 21 वर्षीय मणिकांत हैं, जिन्होंने 100 मीटर की रेस को केवल 10.23 सेकंड में पूरा किया है, जो कि नेशनल रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। इससे पहले का रिकॉर्ड जो था अमी कुमार मलिक के नाम था, अमी कुमार मलिक, जो कि उड़ीसा से थे। 2016 में इन्होंने 10.26 सेकंड में 100 मीटर की दूरी को तय किया था और अपने नाम किया था, जो कि वर्तमान में 21 वर्षीय मणिकांत ने तोड़ करके 10.23 सेकंड में अपने नाम दर्ज किया है। इसके बाद देखते हैं, एक बहुत ही चर्चित अभियान था ऑपरेशन अजय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये करंट अफेयर्स में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं।
और परीक्षा में बहुत ही बहुयात मात्रा में पूछे जाने के जो है चांसेस रहते हैं ऐसे सवाल को। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो यह एक सैन्य अभियान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक सैन्य अभियान है जो कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु जो चलाया गया। तो याद रखिएगा, इजराइल अभी युद्धग्रस्त क्षेत्र है जहाँ बहुत ही भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। इस वजह से वहाँ जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि कब से प्रारंभ हुआ। 11 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई, जिसकी घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किया। याद रखिएगा 11 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई, लेकिन जो इसकी पहली उड़ान थी वो 12 अक्टूबर को हुआ, याद रखिएगा। और ये किस प्रकार की विमान से था? तो ये स्पेशल चार्टर विमान था जिसके माध्यम से इस अभियान को पूरा किया गया। तो ये प्रथम उड़ान जो है 12 अक्टूबर 2023 को भरी गई। इसमें बूस्टर देख लीजिए, इजराइल में कुल भारतीयों की संख्या 18,000 से भी अधिक है। याद रखिए, बहुत से छात्र हैं जो वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, कुछ कार्य के लिए गए हैं। ऐसे जो प्रवासी भारतीय है वहाँ, प्रवासी भारतीय है वहाँ, उनकी संख्या जो है 18,000 से भी अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 को। इसमें देखते हैं, सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है, इसको और क्या बोलते हैं? GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसी को बोला जाता है। तो याद रखिएगा, आजकल की जो परीक्षा पैटर्न जो है वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को मिला जुला करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है जिसमें पूछा जाता है कि उसके जारीकर्ता कौन है, कितने देशों को शामिल किया गया, भारत का स्थान क्या था, पहले स्थान पर कौन था। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो उन्हीं सभी पैटर्न को कवर करते हुए मैं यह जो करंट अफेयर्स की सीरीज है उसको मैं तैयार कर रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझिए। आइए देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जारीकर्ता कौन है। तो याद रखिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे, ये दोनों एक संस्था है जो कि संयुक्त रूप से समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इन्होंने तैयार किया है यह रिपोर्ट, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि शीर्ष के देश कौन है, जो पहले ऊपर में है, जो प्रथम सूची में है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें बेलारूस आता है, उनका नाम, बोनिया आता है, चिली, चीन, ये जो होते हैं सबसे शीर्ष में है इस बार। और शीर्ष होने का मतलब यह है कि वहाँ की जो कुपोषण स्तर है वो बिल्कुल ही न्यूनतम है, सबसे कम कुपोषण स्तर है। आइए देखते हैं भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 111वें नंबर पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 111वें नंबर पर है। और 125 देशों में जो है भारत का यह स्थान दर्ज हुआ है। पिछले वर्ष देख लेते हैं, पिछले वर्ष क्या था। पिछले वर्ष भारत का स्थान 107वें नंबर पर था, ठीक है, लेकिन पिछले वर्ष 121 देशों में जो था। याद रखिएगा, इस वर्ष 111वें नंबर पर है, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7 का जो है अंक स्कोर किया है, जो कि गंभीर की श्रेणी में आती है, गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन जो है घुमा करके पूछा जाता है कि भारत का स्थान 111वें नंबर पर है। ये एक कूट में दिया जाता है कि स्थिति जो है गंभीर की श्रेणी में रखी गई है, उसका स्कोर क्या है। तो याद रखिएगा 28.7 जो है स्कोर है, और जो श्रेणी है वो गंभीर कुपोषण की श्रेणी में है। फिर हम लोग यही देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल चाल है। तो पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान जो है 102वें नंबर पर है, बांग्लादेश 81वें नंबर पर है, नेपाल 69वें नंबर पर है, श्रीलंका 60वें नंबर पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी देश, हमारे जो पड़ोसी देश है उनकी स्थिति हमसे बेहतर है, ऐसा इनका कहना है इस रिपोर्ट का, जिसको भारत के एमएचआरडी ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है कि यह स्कोर जो है पूरी तरह से गलत है करके। हालांकि यह रिपोर्ट आई है, ये पूरे विश्व के लिए है, तो इसको हमको देखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो इसी से संबंधित कुछ आंकड़े हैं जो कि भारत के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें बच्चों में कमजोरी जो कि वेस्टिंग कहलाती है वो कितना प्रतिशत है? 18.7%, जो कि दुनिया में सर्वाधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 18.7% जो है वेस्टिंग है। अल्प पोषण दर जो है 16.6% है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर होती है वो 3.1% है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर याद रखिएगा, एनीमिया व्यापकता, महिलाओं में एनीमिया व्यापकता जो कि 15 से 24 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें 58.1% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 58.1%, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं बूस्टर क्या है इसमें। तो GHI की जो गणना होती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, वो कैसी होती है? तो भूख की गंभीरता को देखते हुए जो है ये स्कोर दिया जाता है 0 से लेकर के 100 तक। भूख की गंभीरता को, 0 जो होता है वो सबसे न्यूनतम कुपोषण स्तर होता है, सबसे कम भूखमरी होती है, और जो 100 का स्कोर आता है वो सर्वाधिक भूखमरी की स्थिति है, कुपोषण की स्थिति है, याद रखिएगा ये। इसके बाद जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है वो भारत की विकास दर को लेकर के है, GDP, ठीक है, याद रखिएगा, भारत की विकास दर अनुमान को लेकर के, जिसको IMF ने हाल ही में दिया है, और यह बढ़ा करके जो अनुमान है उसको 6.3% कर दिया है। याद रखिएगा, पहले जो अनुमानित जो स्कोर था वो 6.1% था, जिसको IMF ने ही अनुमानित किया था, जिससे 0.2% की बढ़ोतरी करते हुए 6.3% कर दिया है। यह अनुमान भारत के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
वित्तीय वर्ष कहाँ से प्रारंभ होता है तो आप सभी जान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक है, याद रखिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की जो समय अवधि होती है उसके लिए यह जो है जारी किया गया है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में 0.2% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चीन के लिए यही जो विकास दर अनुमान है 0.2% की घटाया गया है, जिसमें घटा करके 5% कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन के लिए जो डाटा है ये 5% रहेगा 2023-24 के लिए। यहाँ बूस्टर देख लेते हैं, यह तो अनुमान था 2023-24 के लिए भारत और चीन के लिए था, ऐसी अलग अलग देशों के लिए होता है। और IMF जो होता है वो पूरे विश्व के लिए भी एक वैश्विक दर जो है अनुमानित करती है, वृद्धि दर। तो वो कितना है, तो वैश्विक वृद्धि दर जो है माफ कीजिएगा 3%, वैश्विक वृद्धि दर जो है 3% अनुमानित किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है। इसके बाद फिर सितंबर 2023 में इसी के साथ एक डाटा भी सामने निकल करके आया है, जो कि खुदरा महंगाई दर को लेकर के है। भारत में सितंबर माह में खुदरा महंगाई दर जो है 5.5% होगी, याद रखिएगा। इसके बाद फिर हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ। हाल ही में जो है ODI वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, जो कि भारत में हो रहा है। इससे पहले जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था वो 2011 में हुआ था, याद रखिएगा 2011 में हुआ था, जिसकी विजेता भी भारत ही थी, जिसको भारत नहीं जीता था और श्रीलंका को हरा करके जीता था, याद रखिएगा। तो इस बार भी वर्ल्ड कप भारत में हो रहे हैं, जो कि अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं। और इसी के तहत भारत पाकिस्तान का सामना हुआ 14 अक्टूबर को, याद रखिएगा 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा करके अपनी जो अजय होने की बादशाहत है उसको 8-0 से बरकरार रखा है। याद रखिएगा इससे पूर्व भारत 7 बार हरा चुकी थी, और यह जो मुकाबला हुआ ये 8वीं बार थी जिसमें भारत ने विरोधी के अगेंस्ट जो है विजय प्राप्त की। ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने सभी मैच जीते हैं, याद रखिएगा, जो कि 1992 से लेकर के आज तक भारत पूरी तरह से अजय रहा है, जिसको भारत को वनडे वर्ल्ड कप में नहीं हराया है। याद रखिएगा वनडे वर्ल्ड कप 1992 से नहीं, उससे पहले से भी हो रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान का मैच है वो 1992 से हुआ है वर्ल्ड कप में, याद रखिएगा। इसका बूस्टर देख लीजिएगा, हाल ही के करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 2028 का ओलंपिक जो होगा उसमें क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC इन्होंने एक वोटिंग किया था, अपने जितने भी सदस्य थे उनमें जो है इसको पास कराया गया है। और कौन से फॉर्मेट को शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। ICC T20 जो मैच होते हैं उसको ओलंपिक गेम के लिए लॉस एंजिलस में होने वाला है, जो ओलंपिक गेम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2028 का आयोजन जो होगा लॉस एंजिलस में होगा, वहां इसको शामिल कर लिया गया है। तो किस प्रकार से शामिल किया गया है, याद रखिएगा ये जो होती है T20 इंटरनेशनल है, इसको पुरुष और महिला दोनों खेलते हैं। तो पुरुष और महिला दोनों के लिए शामिल किया गया, जिसमें 6-6 टीमों को शामिल किया जाएगा। 6 पुरुष की टीम अलग से शामिल होगी और 6 महिला की टीम जो है अलग से शामिल होगी, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य खेलों को भी शामिल किया गया है, जिसमें बेसबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है, लैक्रोस और स्क्वैश है। तो याद रखिएगा ये 4 गेम और है इसके साथ ही साथ जो है शामिल किया गया है। इसके साथ साथ एक और बूस्टर है, याद रखिएगा आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक में जो है 1900 में शामिल किया गया था, जो कि पेरिस में हुआ था 1900 में, याद रखिएगा। तो पूरे 128 साल बाद क्रिकेट की फिर से वापसी हो रही है ओलंपिक में। तो यहाँ तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का जो स्लाइड था वो था। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ समसामयिकी के लिए स्लाइड तैयार किया हूँ, तो आगे इसको भी देखिए आप। बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स हैं, आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो पहला करंट अफेयर्स है बस्तर दशहरे को लेकर के, याद रखिएगा। बस्तर दशहरा यूँ तो बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़ में, आप सभी को पता है। हाल ही में काछीन गादी का रस्म किया गया, जो कि अश्विन अमावस्या से लेकर के प्रारंभ होता है, और इसको बस्तर दशहरे का प्रारंभ भी माना जाता है। देखिए याद रखिए इस बार 14 अक्टूबर को यह जो हुआ वो प्रारंभ होगी, शाम को जो है इसकी जो शुरुआत होती है वो बस्तर दशहरे की शुरुआत मानी जाती है, याद रखिएगा। तो ये होता क्या है, सबसे पहले याद रखिए दशहरा पर्व की अनुमति हेतु मृगान जाति की कन्या को कांटों की झूलों पर बिठाकर पूजा की जाती है और उनसे विशेष अनुमति की प्रार्थना की जाती है, याद रखिएगा। जो पीहू नाम की जो लड़की है ये मृगान जाति की ही कन्या है, दूसरी बार जो है काछन देवी के रूप में बस्तर दशहरे की शुरुआत की अनुमति देगी, याद रखिएगा। सेकंड टाइम है ये, इससे पहले भी पिछले वर्ष भी इन्होंने ही शुरुआत की थी, इन्होंने ही अनुमति प्रदान की थी, याद रखिए। बस्तर दशहरे की शुरुआत काछीन देवी के आशीर्वाद से ही प्रारंभ होती है, अगर वो आशीर्वाद दे देती हैं तभी बस्तर दशहरे की जो है प्रारंभ होती है, याद बूस्टर ये है काछन देवी जो है युद्ध और शौर्य की देवी मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
कल्चर का पोर्शन है, इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इसके लिए भी एक और वीडियो डाल दूंगा। याद रखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि जो प्रथम रस्म होता है ये काछिन गादी नहीं है, ये प्रमुख रस्म है। प्रथम रस्म जो होती है वो पाट यात्रा होती है, जो कि सावन अमावस्या को प्रारंभ होती है, जिसके अंतर्गत मचकोट के जंगल से जो है लकड़ी लाने का कार्य किया जाता है, जिस पर ही जो है रथ के लिए जो आवश्यक लकड़ी होती है उसको तैयार किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, जो बस्तर दशहरे को है वो आदिवासी इंजीनियरिंग की मिसाल मानी जाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासी इंजीनियरिंग की मिसाल किसे कही जाती है? तो याद रखिए, बस्तर दशहरे को आदिवासी इंजीनियरिंग की मिसाल कही जाती है। ये साइड में मैंने सारे रस्म दे दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और इस पर डिटेल वीडियो मैं अगली जो सीरीज रहेगी करंट अफेयर्स के बाद मैं एक सांस्कृतिक कल्चर एंड आर्ट के लिए मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस पर मैं देने का प्रयास करूंगा। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव मतदान का जो है ऐलान हुआ है, इसको लेकर के करंट अफेयर्स है, इसको देख लेते हैं। तो चुनाव की जो घोषणा है वो कब किया गया? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने किया इसकी घोषणा 9 अक्टूबर 2023 को। याद रखिएगा, 9 अक्टूबर 2023 को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा की, जिसमें छत्तीसगढ़ में मतदान जो है 2 चरणों में होने हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चरणों में। इसको हमने पहले ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी में कवर किया है, फिर भी यहाँ भी देख लेते हैं। पहला जो चरण है उसमें 7 नवंबर को मतदान होगा, और दूसरा जो चरण की जो शुरुआत होगी वो मतदान होगी वो 17 नवंबर को होगी। तो पहले चरण में मतदान कहाँ कहाँ होगी? तो याद रखिए, राजनांदगांव सहित बस्तर संभाग के 20 विधानसभा सीट पर जो है मतदान होने हैं 7 नवंबर को, पहले चरण के तहत। इसके बाद फिर दूसरी जो चरण होगी उसमें जो मतदान है वो अन्य सभी 70 सीटों, जिसमें मैदानी इलाका मुख्यतः आते हैं, 70 सीटों पर मतदान होनी है। याद रखिए, जो मतगणना है और परिणाम है, दोनों जो चरण है 7 नवंबर और 17 नवंबर, दोनों चरण के जो मतदान की मतगणना होनी है, परिणाम आने हैं, वो 3 दिसंबर 2023 को ही एक दिन आएंगे। बूस्टर ये है, छत्तीसगढ़ के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हमारी जो अगली करंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या को लेकर के है। हाल ही में एक नए जज की नियुक्ति की जो है चर्चा हो रही है, जो कि पूर्व में जो 14 जज थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, उसकी संख्या बढ़ करके अब 15 हो जाएगी। याद रखिए, 15वें जज के रूप में किसका नाम जो है कोलिजियम को भेजा गया है, और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने उस पर मुहर भी लगा दिया। तो याद रखिए, एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल होंगे जो कि 15वें जज के रूप में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नियुक्ति प्राप्त करेंगे। याद रखिए, नियुक्ति का जो प्रोसेस होता है वो 2 चरणों में पूरा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नियुक्ति जो होती है वो कौन देते हैं। तो नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। जब कभी भी अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके अन्य न्यायाधीश को किसी उच्च न्यायालय के लिए नियुक्ति दी जानी होती है, तब संबंधित उच्च न्यायालय जहाँ के लिए नियुक्त करना है, वहाँ के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अन्य न्यायाधीश के मामले में। जबकि उस राज्य के हाई कोर्ट में यदि कहीं मुख्य न्यायाधीश की ही नियुक्ति करनी है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है, और इनकी भी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये तो हो गया नियुक्ति हो गया। चयन प्रक्रिया क्या क्या होता है? तो चयन प्रक्रिया के लिए हाई कोर्ट का जो होता है कोलिजियम होता है, जो हाई कोर्ट का कोलिजियम बार कोटे से ही, यानी बार कोटे जो एडवोकेट होते हैं उनकी एक बार काउंसिल होती है, वहां से किसी एक का नाम या 2 का नाम जो होता है फाइनल किया जाता है, जज के नाम के रूप में प्रस्ताव तैयार किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को भेजा जाता है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम अंतिम रूप से इस पर विचार विमर्श करती है और इस नाम पर अपना मुहर लगाती है। याद रखिएगा। इसके बाद फिर इसमें बूस्टर क्या है? तो भारत में कोलिजियम, जिस कोलिजियम की हम लोग बात कर रहे हैं, उस कोलिजियम पद्धति की शुरुआत 1993 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी दूंगा। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 22 है। अभी 22 न्यायाधीशों की जो है संख्या होनी चाहिए, ऐसा तैयार किया गया है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 21 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। लेकिन वर्तमान तक अभी तक अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 16 ही पूरी हो सकी है। 22 होनी चाहिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रावधान है छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन अभी तक केवल और केवल जो है अधिकतम 16 ही हुआ है। हाल ही में 14 ही हैं, जिसमें एक बढ़ा करके 15 हो जाएंगे। याद रखिए, अभी तक 16 ही अधिकतम हो सका है। इसके बाद देखते हैं अगला जो करंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना को लेकर के है, जिसकी शुरुआत जो है 3 अक्टूबर 2023 को हुआ। याद रखिएगा, 146 विकास खंडों में जो है इसकी शुरुआत हुई है। विशेष तौर पर याद रखिएगा, कोचिंग की व्यवस्था जो है प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के लिए तैयार किया गया है, इसी के तहत ही। याद रखिएगा, तो यह केवल और केवल 4 शहरों में भी है, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, कोरबा, ये 4 शहर हैं जहाँ कोचिंग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, एक कोचिंग सेंटर के माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा।
याद रखिएगा छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना में प्रवेश हेतु जो योग्यता है वो कक्षा 12वीं की बेस पर ही होनी है, जिसमें मिनिमम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कहीं किसी विद्यार्थी के पास 60% अंक है तो इस कोचिंग योजना के तहत भी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ा पुराना था, इसको मैंने शामिल कर लिया क्योंकि मैं इस पर दे नहीं पाया था। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में नए कार्यकारी अध्यक्ष की जो है नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा जो इससे पूर्व जो थे टामन सोनवानी थे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है टामन सोनवानी, जो कि हाल ही में काफी विवादों में भी रहे हैं। उनके स्थान पर प्रवीण शर्मा को कार्यकारी, ये पूर्णकालिक नहीं है, याद रखिएगा कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रवीण शर्मा, जो कि टामन सिंह सोनवानी को रिप्लेस किए हैं, जिनका कार्यकाल था 2020 से लेकर के सितंबर 2023 तक के। इन पर बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं, इन पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। ये हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है जो केस है, हाल ही में इसकी सुनवाई भी हुई है, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो कार्यकारी अध्यक्ष जो है प्रवीण शर्मा होंगे, इनके साथ ही साथ एक अन्य सदस्य की भी नियुक्ति की गई है, जिनकी वो कौन है, संत कुमार नेताम। ठीक है, याद रखिएगा संत कुमार नेताम है जिनको नियुक्त किया गया है। अब इन दोनों को नियुक्ति कौन प्रदान करता है, या लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन प्रदान करते हैं? तो याद रखिएगा नियुक्ति जो होती है संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं, सदस्य और अध्यक्ष दोनों की ही, याद रखिएगा। और जो नियुक्ति होती है उनके लिए जो सेवा शर्तें भी होती है वो संविधान के अनुसार राज्यपाल ही तय करते हैं। ठीक है, उनके वेतन क्या होंगे, उनको किस रीति से आगे क्या कार्य है, वो सारी चीजें जो है राज्यपाल तय करते हैं। याद रखिएगा नियुक्ति जो है राज्यपाल तो देते हैं, लेकिन उनको पद से हटाने का जो कार्य है वो केवल और केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार नहीं होता है कि वो उनको पद से विमुक्त कर दें। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर ही फंसता है, ये पेपर में जरूर पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा राज्यपाल के पास केवल नियुक्ति की ही शक्ति होती है, पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं योग्यता क्या क्या होती है ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि संविधान में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि क्या योग्यता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रथाओं में चलते आ रहा है कि आधे से अधिक सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। याद रखिएगा इसमें बूस्टर है, संविधान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा संविधान में कहीं पर भी लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उनकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है। इसके बाद जो अगली करंट अफेयर्स है वो समर्थन मूल्य को लेकर के, कोदो और कुटकी को लेकर के, याद रखिएगा ये अलग अलग हो गया, ये एक ही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोदो और कुटकी का जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाया है। याद रखिएगा पहले कोदो की जो समर्थन मूल्य था वो 3,000 रुपए था, जो कि 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान में इसको 3,200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार इसको खरीदेगी। याद रखिएगा समर्थन मूल्य का निर्धारक इसको राज्य सरकार है। कुटकी के लिए भी राज्य सरकार ही समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। पहले 3100 रुपए जो है प्रति क्विंटल की दर से खरीदती थी, अब 3350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी, जिसमें बढ़ोतरी हुई है 150 रुपए की। ठीक है, याद रखिए इसको भी राज्य सरकार ही निर्धारित करती है। और इसके साथ ही साथ एक और है जो कि रागी जो है केंद्र सरकार जो है इसकी समर्थन मूल्य जो है निर्धारित करती है, जिसकी समर्थन मूल्य जो है पहले भी 3840 रुपए प्रति क्विंटल था और अभी भी 3840 रुपए प्रति क्विंटल है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें बूस्टर ये है कि जो तीनों ही फसल है उनका उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगला जो करंट अफेयर्स है वो नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन के आयोजन को लेकर के है। तो याद रखिएगा हाल ही में इसका आयोजन किया गया है, और कहाँ किया गया है, तो याद रखिए कांकेर में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, विशेष क्या था, विशेष ये था कि इस आयोजन के दौरान ही 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसमें पहली है पुरखौती कागजात, याद रखिएगा पुरखौती कागजात, ठीक है, पुरखौती कागजात, और दूसरा है ताना बाना। तो ये 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है इसी सम्मेलन के दौरान ही। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो अंतिम रूप से कर्मा महोत्सव 2023 को लेकर के हुआ है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये आयोजन कहाँ हुआ इसको बस याद रख लीजिएगा, सीतापुर अंबिकापुर, याद रखिए सरगुजा संभाग में आता है, सीतापुर अंबिकापुर ये सरगुजा के अंदर ही आता है। ठीक है, तो सीतापुर में कर्मा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। आप सभी यहाँ तक वीडियो को देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अगर इस वीडियो को पसंद किए होंगे तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, आप तक समय पर पहुँच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कुछ कमेंट्स होंगे उसको भी आप कीजिए, कुछ सुझाव होंगे उसको भी बताइए, क्योंकि आपके सुझावों से ही मैं जो है सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप जरूर सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी कुछ नया लगता है आपको
कि मुझे शामिल करना चाहिए उसको भी बताइए, मैं शामिल करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।